हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और धीरे धीरे हम लोग अपना फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर कंप्लीट करने की ओर बढ़ रहे हैं और मोस्ट प्रोबेबली आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जो लोग धीरे धीरे इन वीडियोस के सारे आगे बढ़ रहे हैं वो लोग कल से हम आशा करते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी वाला हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा, वो एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, है ना। कुछ और नए चैप्टर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। और जो बच्चे यहाँ से वीडियोस देखना स्टार्ट कर रहे हैं, मैं ये वीडियोस में अपने वीडियोस में ये बात बता दे रहा हूँ कि पूरे लक्ष्मीकांत में जहाँ से यूपीएससी में क्वेश्चंस बने हुए हैं, जिन टॉपिक्स में यूपीएससी से क्वेश्चंस बने हुए हैं और जिन टॉपिक्स में यूपीपीसीएस से क्वेश्चन बने हुए हैं, यानी सारे स्टेट पीसीएस से क्वेश्चन बने हुए हैं, उन्हीं टॉपिक को कवर किया जाता है। उनके अलावा फालतू ना कोई लाइन मैं पढ़ता हूँ ना आपको उनका मतलब मैं बताता हूँ। चलिए, तो जिनको एग्ज़ाम निकालना है वो इससे हमारे साथ चले, और बाकी जिनको पूरी किताब पढ़नी है वो बाकी अन्य सोर्सेज को भी फॉलो कर सकते हैं, है ना। चलिए, तो राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन क्या है इसमें? प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स्ड लेबर, यानी कि ये ह्यूमन बीइंग इंसानों की खरीद फरोख्त और उनसे ज़बरदस्ती श्रम कराए जाने पर प्रतिबंध लगाता है। क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है ना। और किन तरह के फोर्स लेबर पे, किन तरह के श्रम पे? जैसे आपने सुना होगा बेगारी, लोग बेगारी करवाते थे पहले लोग। बेगारी का अर्थ क्या होता है कि उनसे काम भी करवाएंगे और बदले में कोई पैसा नहीं देंगे, उन्हें बदले में कोई पैसा नहीं देंगे, या तो फिर इतना कम पैसा देंगे जो कि मतलब आशा के अनुरूप नहीं होगा, है ना। जो कि एक नॉर्मल सिचुएशन में एक पर्सन को उसके लेबर के लिए, उसके श्रम के लिए मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा। जैसे मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक लेबर काम कर रहा है और उसको 500 रुपये प्रतिदिन मिलने चाहिए। सपोज़ कीजिए इस समय एक रेट चल रहा है कि 500 रुपये लेबर को प्रतिदिन मिलना चाहिए, तो पता चले उसको 100 रुपये दे के काम कराने लगे, तो ये भी बेगारी के ही अंतर्गत आएगा, है ना। इसके अंदर ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि इंसानों की खरीद फरोख्त के अंदर क्या आता है? जैसे किसी मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, है ना, इन लोगों की अगर खरीद फरोख्त यानी कुछ रुपए देके इनको खरीद लिया जाते हैं, उनसे ज़बरदस्ती काम कराया जाता है ना, कुछ चाहे अनचाहे काम उनसे कराए जाते हैं, तो इस तरह की काम पर रोक लगाता है हमारा आर्टिकल 23। बेगार मीन्स देखिए यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है कंपल्सरी वर्क विदाउट रेम्यूनरेशन, यानी किसी वेतन के बिना, है ना। फोर्स्ड लेबर आपको बता दिया। क्या कहता है? आर्टिकल 23 ऑल्सो प्रोवाइड्स एक्सेप्शन टू दिस प्रोविजन। इट परमिट स्टेट टू इम्पोज कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक पर्पसेस, है ना। क्या आपके मन में ये सवाल उठा कि कुछ तो आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में दे दिया गया है कि अगर आपको देश सेवा के लिए बुलाया जाता है तो आपको जाना ही होगा, है ना। तो क्या आप मना कर सकते हैं? क्या आप मना कर सकते हैं कि आप हमसे बिना वेतन के देश सेवा भी नहीं करा सकते हैं? तो नहीं, देश सेवा आपसे कराई जा सकती। मिलिट्री सर्विसेज या सोशल सर्विसेज में आपसे हिस्सा लेने को बोला जा सकता है बिना किसी वेतन के। हाँ, लेकिन एक बात ध्यान रहे कि डिस्क्रिमिनेशन ना हो, वहाँ पे किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो कि किसी पर्टिकुलर कास्ट के या रिलीजन के लोगों को ही टारगेट करके उनसे काम कराया जा रहा है, ऐसा ना हो, है ना। चलिए, in 2006 the government banned the employment of children as a domestic servant of worker in business establishment like hotel, धनबाद, रेस्टोरेंट, शॉप्स, फैक्ट्रीज, रेस्टोर्स, है ना। यानी कि ये गवर्नमेंट ये क्या कह रहा है कि 2006 में
क्या किया गया कि ये नियम लाया गया, एक नियम लाया गया कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी चीज़ में, किसी भी रेस्टोरेंट, ढाबा, शॉप, फैक्ट्रीज़ में उनसे काम नहीं लिया जाएगा। प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज, ये आर्टिकल 24 क्या कहता है? कहता है 24 प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स इन फैक्ट्रीज, यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को, है ना, उनसे हैजार्डियस फैक्ट्रीज़ में, है ना, किसी फैक्ट्री में या हैजार्डियस एक्टिविटीज़ में या फिर रेलवे कंस्ट्रक्शन, यानी जहाँ पे उनको शारीरिक मानसिक रूप से हानि पहुँच सकती है, वहाँ पे उनसे कार्य करने की मनाही है कि वो काम नहीं करेंगे। और कहाँ कहाँ, है ना, ऊपर आपने देखा कि इन जगहों पे मनाही है, इन जगहों पे मनाही है। लेकिन अगर कोई इस तरह का काम वो करते हैं कि जहाँ पे उन्हें मानसिक या शारीरिक रूप से उनको पीड़ा नहीं पहुँच रही है ना, उनका कुछ हानि नहीं हो रहा है ना, तो उस जगह पे उनसे काम लिया जा सकता है, उस जगह पे उनसे काम लिया जा सकता है। चलिए आगे देखिए, आर्टिकल 25 ये क्या कहता है? ऑल पर्सन्स आर इक्वली एंटाइटल्ड ऑफ टू फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट रिलीजन। यहाँ पे इन शब्दों का मतलब समझें कि प्रोफेस, प्रैक्टिस और प्रोपोगेट, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस का मतलब क्या हुआ? देखिए, कंसाइंस का मतलब हो गया इनर फ्रीडम, इनर फ्रीडम। मैं आपके सामने बुक के पेज को मैं चाहता तो इनकी मैं पीपीटी बना लेता, फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, राइट टू प्रोफेस, राइट टू प्रैक्टिस, और इनको मैं क्या करता, एक्सप्लेन कर देता आपको, तो आपको भी लगता सर बहुत जानकार हैं, है ना, सर को सब पता है, सारी चीज़ें याद हैं, है ना। लेकिन मैं जानबूझ के इन पेजेस को आपके सामने रखता हूँ, ना कि टैब के बगल में, मैं जानबूझ के इन पेजेस को आपके सामने रखता हूँ ताकि आप इनको अपनी बुक में देख देख करके अंडरलाइन करते चले जाएं। क्योंकि मैं पढ़ा के चला जाऊँगा तो आपके पास क्या रहेगा रिवीजन को, और आप कोई ब्रह्मा तो है नहीं, ना आप स्वामी विवेकानंद हैं कि एक बार आप पढ़ लिए तो आपको चीज़ें याद हो गई। आपको तो रिवीजन करना ही करना पड़ेगा, तो फिर कैसे आप रिवीजन करोगे? तो दिस इज़ द रीजन कि वाई आई शो द पेजेस टू यू ऑल, है ना। चलिए, और मेरा ये ऑब्जेक्टिव वहाँ पे फेल हो जाएगा जब आप बिना बुक लिए पढ़ रहे होंगे, आप कोई मेहनत नहीं करेंगे, सिर्फ कहानी में आप, वैसे भी मैं कहानी तो सुनाता ही नहीं, तो इस पर बात करने का कोई मतलब नहीं है। लेकिन आप अगर अंडरलाइन नहीं कर रहे हो तो फिर बेकार है, क्योंकि बहुत मैंने मेहनत करके यहाँ से कीवर्ड्स बीच बीच में से निकाले हैं। बहुत सारी चीज़ों को छोड़ने के लिए बहुत सारा मेहनत करना पड़ा है मुझे, नहीं तो मेरे लिए बहुत आसान था, एक एक लाइन को हिंदी में, एक बगल में साइड में हिंदी की किताब रख लेता और उसमें से देख देख के इसको ट्रांसलेट करते चला जाता, है ना, वो मेरे लिए ज़्यादा आसान था। तो ये फ्रीडम ऑफ कंसाइंस क्या मतलब है इसका? इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी कि अंतरात्मा उसकी जो कहती है वो माने, है ना, वो व्यक्ति वो ही बात माने जो उसकी अंतरात्मा कहती है। कि अगर वो धर्म मानना चाहता है तो माने, धर्म नहीं मानना चाहता है तो मत माने। राइट टू प्रोफेस का मतलब क्या हुआ? डिक्लेरेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ, यानी कि जो भी उसका धर्म को लेके, अपने धर्म को लेके जो भी उसके अंदर विश्वास है, जो भी उसके अंदर विश्वास है उसको वो डिक्लेयर कर सकता है। प्रोफेस मतलब कि उसको सबको बता सकता है, हाँ मैं इस धर्म को मानता हूँ, इस धर्म का पालन करता हूँ। प्रैक्टिस मतलब परफॉर्म करना, जैसे पता चले कि दुर्गा पूजा है तो आप बैंड बाजा ले करके और दुर्गा जी की मूर्ति के सामने आप डांस कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं? आप हिंदुत्व को परफॉर्म करते हैं आप, है ना, वहाँ पे डांस परफॉर्म करके आप अपना हिंदुज़म शो करते हैं। मुहर्रम है तो आप वहाँ पर डीजे के आगे डांस करके और बाकी चीज़ें परफॉर्म करके
जिस तरह से भी आपकी चीज़ें होती हैं आप वहाँ पे भी, तो वो क्या हो गया, प्रैक्टिस योर रिलीजन। और ये प्रोपोगेट यानी ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन। आपने देखा होगा कि कभी कभी मेले लगते हैं, है ना, या फिर महोत्सव लगते हैं, तो वहाँ पे एक स्टॉल किनारे लगा करके वो अपने रिलीजन से रिलेटेड बुक फ्री ऑफ कॉस्ट बांटते हैं। तो वो इसी आर्टिकल के तहत उनको ये राइट मिला हुआ है कि वो अपनी बुक बांट सकें और अपने रिलीजन को प्रोपोगेट कर सकें, यानी ट्रांसमिट कर सकें, उनको बता सकें कि देखिए हमारे धर्म की ये अच्छाई है। लेकिन वो किसी पे ये दबाव नहीं बना सकते कि आप हमारे धर्म के प्रति आस्था रखें, ये दबाव नहीं बना सकते, और आप अपना धर्म परिवर्तन करके हमारे धर्म में शामिल हो जाएं, इन बात का वो दबाव नहीं बना सकते हैं, है ना। चलिए आगे देखें। ये देखिए यहाँ से ये जो लाइन है, ये लाइन है, इन सब से क्वेश्चंस बने हुए हैं, इन सब से क्वेश्चंस बने हुए। पता चलेगा यहाँ प्रैक्टिस इनको अलग दे देगा, इनको अलग उठा करके दे देगा, और सबको मैच द कॉलम में दे देगा। यहाँ पे लिखता है कि आर्टिकल 25 कवर्स ओनली रिलीजियस बिलीफ बट नॉट रिलीजियस प्रैक्टिसेस। और आपको इसका मतलब ही नहीं समझ में आएगा बहुत सारे लोगों को, है ना, बहुत सारे लोगों को इसका मतलब समझ में नहीं आएगा, क्वेश्चन गलत करके चले आएंगे। और यूपीएससी जहाँ पे बट नॉट इस तरह की जहाँ पे चीज़ें आती हैं, वहीं से क्वेश्चन ट्विस्ट करके आपके साथ प्ले करने की कोशिश करता है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, आर्टिकल 25 covers not only religious belief but also religious practices। यानी धर्म को सिर्फ मानने का अधिकार नहीं है, बल्कि आप उसकी प्रैक्टिस भी, आप परफॉर्म भी कर सकते हो, है ना। इसकी भी छूट आपको आर्टिकल 25 के अंतर्गत मिली हुई है। बट these rights are subjected to public order, morality and health। ये कहने का क्या मतलब हुआ कि subjected to यानी कि पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ इनको कंसीडर करना ही होगा आपको, है ना। कि आप ऐसा ना हो कि आप ऐसा मेला, ऐसा उत्सव मनाने लगें, ऐसा डांस करने लगें, डीजे का ऐसा आप जो है झुंड निकाल दें, ऐसी रैली निकाल दें कि पब्लिक व्यवस्था, है ना, जो आमजन की व्यवस्था, पता चले किसी की गाड़ियां ही नहीं जा पा रही हैं आपके काफिले के, आपके उसके आगे, है ना, आपके डीजे के आगे, पता चले पूरा रास्ता आपने घेर दिया, है ना। तो ये पब्लिक ऑर्डर जो है, पब्लिक को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोई किसी मोरालिटी के साथ आप नहीं प्ले करेंगे, है ना। ये नहीं कि पता चले कि आप तलवार है आपके हाथ में, तो आप किसी कुत्ते का गला उतार दिया आप रास्ते में, है ना। या फिर जो आपके धर्म के अगेंस्ट हैं, आप होली खेल रहे हैं, तो कुछ मुसलमान भाई जा रहे हैं बगल से, तो अगर उनकी इच्छा है वो आपके साथ खेलेंगे, लेकिन आप उनकी इच्छा के विपरीत उठा के आप उनके कपड़ों पे रंग फेंक दिए उठा करके, तो ये मोरालिटी नहीं है ना। तो वहाँ पे आपको अपने रिलीजन परफॉर्म करने की मनाही हो सकती है ना, कि आप परफॉर्म नहीं करेंगे अपनी रिलीजियस एक्टिविटीज़। फिर तीसरा, हेल्थ इशू अगर आ जाता है कि पता चले कि आपको रैली निकालनी है और बगल में ही जो है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है, यानी कि वहाँ पे बहुत सारे हार्ट के पेशेंट आए हुए हैं, तो उनके लिए ये बहुत नुकसानदेह हो सकती है इतनी तेज़ आवाज़। तो आपको वहाँ पे आप मतलब स्टेट वहाँ पे मना कर सकती है, पुलिस वहाँ पे मना कर सकती है आपको, है ना। क्योंकि पता चले आप लक्ष्मीकांत पढ़ के गए, इतना ही पढ़ के चले गए, इतना लाइन पढ़ के चले गए आप, और जाके वहाँ बोलने लगे कि भैया पॉलिटी में तो हमें छूट मिला हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन हमें छूट दिया हुआ है, तो बताएगा कि आगे नहीं तुम पढ़े थे लग रहा है ना, आगे ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो, है ना। चलिए, फर्दर स्टेट इज परमिटेड टू regulate or restrict any economical, financial, political or other secular activity associated with religious practices। वही बात कि किसी भी तरह की चीज़ पे मनाही हो सकती है अगर वो पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी और हेल्थ के खिलाफ है तो।
provide for social welfare reform through open Hindu religious institution of a public character to all classes and section of Hindus। वही बात है कि सोशल वेलफेयर के लिए, रिफॉर्म के लिए वो काम कर सकती है ना, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस वो ओपन कर सकती है ना, पब्लिक के फ़ायदे के लिए। इसको रेगुलेट भी कर सकती है और रिस्ट्रिक्ट भी कर सकती है। आर्टिकल 25 ऑल्सो कंटेन्स 2 एक्सप्लेनेशंस। आर्टिकल 25 दो और बातें कहता है। क्या क्या कहता है वो? कि पहला तो जो सिख कृपाण धारण करते हैं, है ना, उनको आज़ादी मिली हुई है कि वो कृपाणधारी कर सकते हैं। आर्टिकल 25 में, इसी आर्टिकल में पूछता है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है, सिखों के कृपाण धारण करने का अधिकार किस आर्टिकल के तहत मिला हुआ है? तो आपका जवाब होगा आर्टिकल 25। और यहाँ से एक यूपीएससी एक बार क्वेश्चन पूछ चुकी है कि हिंदूज़ में कौन कौन आते हैं, तो सिख, जैन और बौद्धिस्ट भी आते हैं। सिख, जैन और बौद्धिस्ट भी आते हैं। आगे, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। आर्टिकल 26 क्या कहता है? राइट टू एस्टैब्लिश मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस चैरिटेबल पर्पसेस। आगे, राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर ऑफ रिलीजन। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। क्या कह रहा है कि इनको अधिकार है, स्टेट को अधिकार मिला हुआ है कि वो चैरिटेबल पर्पस या रिलीजियस पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं, है ना। राइट टू मैनेज इट ओन अफेयर इन मैटर ऑफ रिलीजन, है ना, इसमें सहयोग करेगा स्टेट। राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी धर्म के विकास के लिए अगर कोई मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर एक्वायर करना है तो इसमें स्टेट उनकी मदद करेगा। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। लेकिन ये सारे काम, ये सारे प्रॉपर्टीज़, जितनी भी चीज़ें हायर की जाएंगी वो कानून के दायरे में रहते हुए की जाएंगी, कानून के दायरे में रहते हुए की जाएंगी। आगे, आर्टिकल 25 राइट्स ऑफ इंडिविजुअल while 26 guarantees religious domination of their section। यानी ये भी धर्म की बात करता है, ये भी धर्म की बात करता है, लेकिन ये इंडिविजुअल के धर्म की बात करता है और ये पूरे सेक्शन के धर्म की बात करता है, पूरे सेक्शन के रिलीजन की बात करता है। और जो ये आर्टिकल 26 है ये भी सब्जेक्टेड है किसके लिए, यानी कि अधीन है किसके? पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ, जो अभी ऊपर समझाया था आपको। आगे, फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। क्या कहता है कि आप जो जनता का टैक्स है, जो जनता का टैक्स है, आप उसको किसी एक धर्म के लिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी भारत की जनता ने टैक्स दिया है, उस टैक्स का विकास ना सिर्फ पता चले आप सिर्फ हिंदू धर्म के विकास के लिए कर रहे हैं, या फिर पता चले आप सिर्फ सिख धर्म के विकास के लिए कर रहे हैं, किसी एक धर्म के विकास के लिए नहीं करेंगे। और ना ही किसी धर्म के नाम पे आप कोई टैक्स मांगेंगे। हाँ, लेकिन फीस मांग सकते हैं आप, फी, है ना, फी मांग सकते हैं आप, किसी धर्म के नाम पे टैक्स नहीं मांग सकते, फी मांग सकते हैं। और फी क्या होता है? Purpose of a fee is to control secular administration of religious institution and not to promote or maintain religion। कि पता चले उनका कुछ अलग सा ऐसा उनके लिए प्रोविज़न करना है जो उनके धर्म के लिए ज़रूरी है ना, वो कोई प्रोविज़न करना है इस तरह का, तो जो ज़रूरी है
तो वो कर सकते हैं, लेकिन उनके धर्म को मेंटेन करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, इस तरह का काम करने के लिए किसी तरह का टैक्स नहीं ले सकते हैं उनसे, है ना। चलिए, फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस। आर्टिकल 28 क्या कहता है कि आप कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं। किस जगह पे, किन जगहों पे कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते हैं, लेकिन कुछ जगहों पे, है ना, कुछ जगहों पे दे सकते हैं। जैसे पता चले आप कहाँ कहाँ पे नहीं दे सकते हैं। सबसे पहले तो आप जो ये इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, इंस्टीट्यूशन दैट इज होली मेंटेन्ड बाय, यहाँ बहुत फोकस रखिएगा, क्योंकि यूपीएससी ये दे करके इंस्टीट्यूशन रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट, ये दे करके आपसे क्वेश्चन गलत करा देगी। ठीक, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जो इंस्टीट्यूशन होली मेंटेन्ड बाय स्टेट, जब ये टर्म लिख दे तो यानी वहाँ पे प्रोहिबिट किया गया है, सीधे सीधे मनाही है कि आप किसी तरह का कोई रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस नहीं दे सकते हैं। लेकिन इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टैब्लिश्ड अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट। पता चले कोई हिंदू लोगों का या मुस्लिम लोगों का या सिख या फिर ईसाई, किसी धर्म के लोगों ने एक ट्रस्ट ओपन करके अपना एक इंस्टीट्यूशन ओपन किया है, लेकिन उसको मैनेज किया जाता है किसके द्वारा, स्टेट द्वारा। तो क्योंकि सारा पैसा जो फंड यहाँ से गया है, ट्रस्ट से गया है ना, वो वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, वहाँ पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं। इसको आप ऐसे देखिए, इस वाले में जो ऑप्शन बी है, यहाँ पे मैं इसीलिए ज़्यादा जोर डाल रहा हूँ क्योंकि यहाँ से मेरे कई बार प्रश्न गलत हो चुके हैं। बी में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन की परमिटेड है ना, और सी और डी में इंस्टीट्यूशंस रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट, इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम स्टेट, इन दोनों में परमिटेड है रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस, बट ऑन वॉलंटरी बेसिस, कि उसको मना भी किया जा सकता है, उसको रोका भी जा सकता है और आदेश भी दिया जा सकता है, इच्छा अनुरूप है वो, क्या आप उसमें अगर स्टेट सहमति देता है तो आप उसमें रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, क्या कह रहा है ये? आर्टिकल 29 और 30 दोनों माइनॉरिटीज़ की बात करता है, तो ध्यान से देखिएगा कि दोनों में अलग क्या है, दोनों में अलग क्या है। इसमें बात करता है डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, इन चीज़ों को कंजर्व करेंगे, इन चीज़ों को कंजर्व करेंगे जो माइनॉरिटीज़ हैं। 29 में डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चर, है ना, इन चीज़ों को कंजर्व यानी कि उनको बढ़ावा देने की बात की जाएगी, उनको वो बढ़ावा दे सकते हैं, है ना, आर्टिकल 29 कहता है ये। लेकिन 30 क्या कहता है? ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश करने और उनका प्रबंधन करना, है ना, उनको इस्टेब्लिश करना और उनको एडमिनिस्ट्रेशन, उनके एडमिनिस्ट्रेशन की बात करता है ना। आर्टिकल 29 जो है वो क्या कह रहा है? प्रोटेक्शन ऑफ बोथ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ एज वेल एज लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़। यहाँ बहुत ध्यान रखिएगा, आप ध्यान रखिएगा एक बात का, कि सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज़ की बात नहीं करता आर्टिकल 29, बल्कि लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ की भी बात करता है। यानी धार्मिक अल्पसंख्यक ही सिर्फ अल्पसंख्यक नहीं कहलाएंगे, है ना, ये अगर भाषाई रूप से कोई अल्पसंख्यक है तो वो भी आर्टिकल 29 और 30 का लाभ ले सकते हैं। आर्टिकल 30 क्या कहता है? ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव राइट टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। The compensation amount of the fixed by the state for a compulsory acquisition of any property of minority educational institutions shall not restrict
or abrogate the right guaranteed to them. This provision was added in 44th Amendment Act 1978 to protect the right of minorities in this regard. The act deleted the right of property as a fundamental right in Article 31. यानी पता चले सड़क के लिए या किसी काम के लिए आप अगर माइनॉरिटीज़ का कोई इंस्टीट्यूशन है या उनका कोई स्पेस है या है ना, तो इस तरह की चीज़ अगर आप एक्वायर कर रहे हैं तो आप उनको जो कंपनसेशन स्टेट के द्वारा जो फिक्स किया गया है वो आप उनको देंगे ही देंगे, वो आप उनको क्या करेंगे, देंगे आप उनको। In granting aid, the state shall not discriminate against any educational institution managed by minorities। यानी कि स्टेट जो है कोई डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं करेगा ग्रांट ऐड करने में। यानी कि अगर किसी तरह का कोई फंड दिया जा रहा है उनके प्रमोशन के लिए, तो धर्म के आधार पर यानी धार्मिक आधार पर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो इस्टेब्लिश किए गए हैं उनमें भी कोई भेदभाव नहीं करेगा स्टेट। लेकिन कभी आपसे ये प्रश्न में अगर दे के पूछता है कि द टर्म माइनॉरिटी हैज़ बीन डिफाइंड इन आर्टिकल 29, आर्टिकल 30, आर्टिकल 27, 28, तो आप कंफ्यूज होंगे कि 29 में है या 30 में है। इन दोनों में माइनॉरिटीज़ की बात की गई है ना, और आपका हो जाएगा यही आंसर गलत, क्योंकि जो माइनॉरिटी टर्म है, जो माइनॉरिटी जो टर्म है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफ़ाइन ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं डिफ़ाइन नहीं है। चलिए आगे, आर्टिकल 32 क्या कहता है? आर्टिकल 32, राइट टू रेमेडीज़ फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट बाय एन एग्रीव्ड सिटीजन। यानी कि कोई अगर किसी सिटीजन का यानी किसी नागरिक का अगर मौलिक अधिकार हनन होता है तो वो आर्टिकल 32 का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। डॉक्टर अंबेडकर ने क्या कहा इसे? संविधान की आत्मा, संविधान की आत्मा कहा है इसे डॉक्टर BR अंबेडकर ने। ये यूपीपीसीएस में रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार ये पूछ चुका है। और ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ हैं इसमें आपको रिट्स के अधिकार मिलते हैं, आपको रिट्स मिलते हैं, है ना। ये हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्टियरी और को वारंटो, 5 तरह के रिट मिलते हैं। अब ये क्या है? ये रिट क्या है? ये आपको अभी बताता हूँ क्या है रिट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आप कंप्लेन लेके जा सकते हैं अपनी डायरेक्ट अपने फंडामेंटल राइट्स के हनन के खिलाफ कि हमारे मौलिक अधिकार का शोषण किया जा रहा है, और अगर आपके मौलिक अधिकारों का शोषण किया गया तो आप सीधे अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट तक लेकर के जा सकते हैं। आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और 226 के तहत हाई कोर्ट में ये इनको पलट करके कि 32 को सुप्रीम कोर्ट और 26 में हाई कोर्ट, 32 में हाई कोर्ट और 226 में सुप्रीम कोर्ट, ऐसे पलट करके सेंटेंसेस दे करके आपको परेशान कर सकता है। आप बहुत जल्दबाजी में टिक ना मारिए, है ना, कभी भी क्वेश्चंस में एग्ज़ाम में। क्या कहा जा रहा है आगे कि द रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज़ नैरोअर देन दैट ऑफ हाई कोर्ट। ऐसा क्यों कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट का रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो कमतर है कहीं ना कहीं हाई कोर्ट से? ऐसा क्यों कहा गया है? ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है वो रिट इशू करता है किसके? सिर्फ फंडामेंटल राइट के लिए, सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के लिए रिट इशू करता है, जबकि हाई कोर्ट जो है उसके अलावा भी बाकी पर्पस के लिए भी रिट इशू करता है ना। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इंडियन टेरिटरीज के अंदर के जो अधिकार हैं उन्हीं को कंसीडर करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट इंडियन टेरिटरीज के बाहर के भी
लोगों के अधिकार को कंसीडर करता है ना। इसीलिए कहा गया है कि जो हाई कोर्ट का जो रिट ज्यूरिसडिक्शन है वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक है। A remedy under Article 32 is in itself a fundamental right, and Supreme Court may not refuse to exercise it. On the other hand, a remedy under 226 is discretionary when a high court may refuse to exercise its jurisdiction. देखिए, आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर जब हाई कोर्ट के अधिकार ज़्यादा हैं सुप्रीम कोर्ट से रिट के मामले में, तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ही डिफेंडर है या ग्रांटर है। सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करती है आपके फंडामेंटल राइट्स को, वही गारंटी देती है। आप सुप्रीम कोर्ट ही क्यों लगाना है आपको आंसर में टिक, या सुप्रीम कोर्ट ही जवाब क्यों है, क्यों नहीं हाई कोर्ट? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि हाई कोर्ट में आप रिट लेके गए तो वो उसको खारिज कर सकती है, रिफ्यूज़ कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को कंसीडर करना ही करना होगा। ये आपके रिट को कंसीडर करेगी ही करेगी, रिफ्यूज़ नहीं कर सकती, है ना। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को ग्रांटर कहा जाता है। चलिए अब हम देखते हैं कि हमें कितने तरह के रिट मिले हुए हैं और वो क्या क्या हैं। कभी रिट या मौलिक अधिकारों की बात आए तो आप इनको मेंस में कैसे यूज़ करेंगे, तो इनका मैंने कोड बना लिया था। इनके सारे पहले लेटर को लेकर के HMPCQ आप भी इनको नोट कर लें, ऐसे रट लें। तो हैबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ट्यूरेरी और कोवारंटो, ये 5 तरह के रिट हैं। अगर ये कीवर्ड भी आप डाल देंगे तो कुछ ना कुछ अंक आपको अधिक मिल ही जाएंगे, है ना। देखिए क्या है ये हेबियस कॉर्पस का मतलब क्या होता है। ये तो हो गया कानून के शब्दों में हैबियस कॉर्पस। ये जनरल इसका मतलब क्या हुआ, टू हैव द बॉडी ऑफ, किसकी बॉडी भैया, टू हैव द बॉडी ऑफ। यानी देखिए ये क्या कह रहा है कि ऑर्डर इशूड बाय द कोर्ट टू अ पर्सन हु हैज़ डिटेन्ड अनदर पर्सन। यानी पता चले कि जैसे मान लीजिए पुलिस है किसी एक्स पर्सन को ले जाके जेल में बंद कर दिए, और तो ये व्यक्ति क्या करेगा, अपने मौलिक अधिकारों के खिलाफ रेट लेकर जाएगा सुप्रीम कोर्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, हैबियस कॉर्पस के तहत इस पुलिस को आदेश देगी, हैव द बॉडी ऑफ, इस पुलिस को आदेश देगी कि इनकी बॉडी यानी एक्स को लेकर के आप मेरे सामने हाजिर हो। इसका सीधा मतलब यही हो गया जो मैंने आपको उदाहरण से भी समझाया। इसमें क्या करेगी, द कोर्ट एग्जामिन द कॉज एंड लीगैलिटी ऑफ डिटेंशन, यानी कि एग्जामिन करती है कि जो भी कॉज रहा है या जिस कानून के अंतर्गत इनको ये जो डिटेनी हैं इनको जेल में डाला गया है, थाने में, या फिर जो भी सज़ा सुनाई गई है, क्या वो सही है। अगर गलत पाया गया, इलीगल पाया गया, तो क्या किया जाएगा, वहाँ पे तुरंत उसको फ्री कर दिया जाएगा उसको, है ना। तुरंत उसको वहीं पे अगर इलीगल पाया गया तो क्या होगा, उसको तुरंत क्या बोला जाएगा कि आप इनको तुरंत छोड़िए, है ना। वहीं पे कोर्ट इनको आदेश देगा। तो उस व्यक्ति का मौलिक अधिकार है आज़ादी से रहना, राइट टू लिबर्टी, वो क्या होगा, फ्री हो जाएगा, उसको फ्रीडम मिल जाएगी, फिर वो अपनी ज़िंदगी आसानी से जी सकता है। समझे आप ये किस तरह से इस्तेमाल होता है हैबियस कॉर्पस। ये कैन बी इशूड अगेंस्ट बोथ पब्लिक अथॉरिटीज़ एज वेल एज प्राइवेट इंडिविजुअल्स। द रिट ऑन द अदर हैंड इज़ नॉट इशूड वेयर, ये रेट जो है कहाँ नहीं इशू होता है। डिटेंशन इज़ लॉफुल, अगर पहले से ही जो डिटेनी है यानी उस व्यक्ति को लॉ के अंतर्गत रहते हुए उसको अगर जेल हुई है या कोई सज़ा हुई है। प्रोसीडिंग इज़ फॉर कंटेम्प्ट ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ कोर्ट, यानी कि कोर्ट के अपने कुछ नियम होते हैं, कोर्ट के अपने कुछ लेजिस्लेचर के अपने कुछ, यानी विधानसभा जो है हमारी
जो विधानसभा है या विधान परिषद है ना, जिसको विधानमंडल बोलते हैं, उनको क्या किया है, उनकी प्रोसीडिंग को कंटेम्प्ट किया है, यानी कि उन्होंने कुछ आदेश दिया है और वो माना नहीं है। इस केस में, है ना, इस केस में वो हैबियस कॉर्पस का नियम लागू नहीं होता है। डिटेंशन इज़ बाय द कॉम्पिटेंट कोर्ट, यानी कि ऐसे कोर्ट ने उसको सज़ा दी है जो वो सज़ा देने का अधिकार है, जिसको उस सज़ा को देने का अधिकार है। ऐसे कोर्ट ने अगर उसको सज़ा दी है तो ऊपर की सज़ा, ऊपर का कोर्ट हैबियस कॉर्पस वहाँ पे नहीं लागू करेगा। और चौथा, डिटेंशन इज़ आउटसाइड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ कोर्ट, यानी ऐसा डिटेंशन जिसको वो कोर्ट कंसीडर करने के लिए ऑथराइज नहीं है। मैंडेमस, मैंडेमस का मतलब वी कमांड इशूड बाय द कोर्ट टू अ पब्लिक ऑफिशियल, है ना, यानी कि यहाँ पे जैसे पुलिस का उदाहरण मैंने वहाँ पे दिया, तो पुलिस का भी उदाहरण मैं यहाँ पे भी देता हूँ कि पता चले कि आप एफआईआर लिखाने गए तो ये पुलिस लिख ही नहीं रही है एफआईआर, है ना, तो ये क्या कर सकती है, इनको आदेश दे सकती है कि आप इनका एफआईआर लिखें। वी कमांड, हम आदेश देते हैं कि आप अपनी जो पब्लिक ऑफिशियल है आप अपनी ड्यूटी निभाइए, है ना। इट कैन ऑल्सो बी इशूड अगेन अ प्राइवेट बॉडी, अ कॉरपोरेशन, इंफीरियर कोर्ट, है ना, इन लोगों को ये आदेश दे सकती है कि आप अपनी जिम्मेदारियाँ निभाइए। किन के खिलाफ इशू नहीं हो सकती, प्राइवेट इंडिविजुअल, है ना, टू इन्फोर्स डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस दैट डज नॉट पोजेस स्टैट्यूटरी फोर्स, यानी कि वो संविधान या हमारी संविधान कह रहा हूँ, जो हमारी एग्जीक्यूटिव है उसके तहत नियम बना करके या संविधान के तहत नियम बना करके जो डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश नहीं किए गए हैं उनके खिलाफ, है ना। ड्यूटीज़ डिस्क्रिशनरी एंड मैंडेटरी एंड नॉट मैंडेटरी, यानी कि डिस्क्रिशनरी पावर है किसी का, अगर वो उनको अधिकार है, किसी व्यक्ति को अधिकार है कि वो काम करे या ना करे। जैसे हमारे राज्यपाल को या हमारे राष्ट्रपति को है कि वो सज़ा कंसीडर करें या ना करें, कि उसको माफ़ करना है नहीं करना है, तो आप उसके लिए कोर्ट नहीं जा सकते। टू इन्फोर्स अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस अगेंस्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, स्टेट, वही जो बात अभी मैंने बताई है, अगेंस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एक्टिंग इन जुडिशियल कैपेसिटी। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन यानी मतलब टू फॉरबिड, issued by a higher court to lower court or tribunal to prevent latter from exceeding its jurisdiction, कि अभी एक बार देखा आपने कि वो अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं तो उनको बोला कर्तव्य निभाने के लिए, और ये पता चली ये अपने कर्तव्य से ज़्यादा, जितना इनको दिया गया अधिकार उस अधिकार से ज़्यादा चढ़ बढ़ के ये अपना काम कर रहे हैं। पता चले कि हैं ये जो है पुलिस में कांस्टेबल, और ये किसी व्यक्ति को पता चले सज़ा सुना दे रहे हैं, खुद ही मजिस्ट्रेट बन करके कि तुम अब 3 दिन जेल में बंद रहोगे, है ना, तो इनसे पूछ सकता है, वो इनसे बोल सकता है कि आप अपने अधिकारों से बढ़ चढ़ कर काम ना करें, आप अपने अधिकार के अंतर्गत ही रहते हुए काम करें। इशूड ओनली बाय अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वेसी जुडिशियल अथॉरिटीज़ एंड नॉट अवेलेबल अगेंस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़, लेजिस्लेटिव बॉडीज़ एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स और बॉडीज़। किन के खिलाफ नहीं हो सकते हैं, ये आप अगर समझ रहे हैं तो ठीक, नहीं भी समझ रहे हैं या फिर ये कंफ्यूज बहुत ज़्यादा करते हैं, तो आप किन के खिलाफ इशू किए जा सकते हैं ये तो आप कनेक्ट कर ले जाएंगे समझ करके, लेकिन इनको आप किन के खिलाफ इशू किए जा सकते हैं आप उनकी एक लिस्ट बना के इनको बार बार पढ़ें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन गलत होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। सर्ट्यूरेरी, टू बी सर्टिफाइड, टू बी इन्फॉर्म्ड, इशूड बाय अ हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट टू ट्रांसफ़र अ केस पेंडिंग विद अ लेटर, यानी कोई पेंडिंग केस है तो अपर कोर्ट लोअर कोर्ट को बोल सकता है कि ये केस आप मुझे ट्रांसफ़र करें, मैं देखता हूँ इसमें क्या एक्शन लेना है ना, ये सीधे बोलेगा इसको कि आप केस ट्रांसफ़र करें मुझे। सर्ट्यूरेरी इज़ बोथ प्रिवेंटिव एज वेल एज क्यूरेटिव, कि पता चले ये कोई सज़ा दे दिए हों तो भी इनसे मांग सकता है कि लाइए मैं देखूं क्या दिक्कत है इसमें, क्या बात है, नहीं भी सज़ा सुनाई है, कंसीडर नहीं किया है,
तभी, यानी प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों। ये भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ है ना के खिलाफ भी ये इशू किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया, आप एक लिस्ट बना के कि किसके खिलाफ इशू किया जा सकता है, किसके खिलाफ नहीं, आप उसकी एक लिस्ट बना करके इसको अच्छे से आप याद कर लें। Like prohibition, certiorari is not available against legislative bodies and private individuals. Co-warranto यानी किस अधिकार से आपने ये काम किया, by what authority or warrant, by a court to inquire into a legal of claim of a person to a public office, यानी एक पब्लिक ऑफिशियल से पूछते हैं, बुला करके उनसे सीधे पूछताछ करेंगे कि इनको ऐसा लग जाता है कि ये इतना ज़्यादा अपने अधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अधिकार से ऊपर उठ करके अपनी चीज़ें एक्शन ले रहे हैं कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन होने लगा, शोषण होने लगा। तो इनको बुला के ये पूछेंगे किस अधिकार से भाई पब्लिक, जो पुलिस वाले हैं, जो भी एडमिनिस्ट्रेशन मिनिस्टर हैं या क्या कहते हैं प्रशासन है ना, कोई प्रशासन के अधिकारी, तो उनसे सीधे बुला के ये पूछ सकते हैं भाई किस अधिकार से आपने ये फैसला लिया है ना। क्या कह रहे, कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ, वहाँ पे मैंने मिनिस्ट्रियल वर्ड एडमिनिस्ट्रेशन की जगह यूज़ कर दिया था, उसके लिए सॉरी। तो कैन नॉट बी इशूड इन केस ऑफ मिनिस्ट्रियल ऑफिस और प्राइवेट ऑफिस, है ना। लिस्ट बना लें आप इसकी, बार बार कह रहा हूँ। अनलाइक द अदर फोर writ, दिस कैन बी sought by an interested person and not necessarily by the aggrieved person, यानी कि बाकी चारों जो हैं उसमें जो पीड़ित है वो डायरेक्ट कोर्ट जाएगा, लेकिन इसमें पीड़ित के बिहाफ पे कोई और जाके बोल सकता है कि इसके अधिकारों का हनन हो रहा है और दूसरा व्यक्ति भी इसमें एक्शन ले सकता है। या क्या कह, ये क्या कह रहा है, आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स। पार्लियामेंट कैन रिस्ट्रिक्ट और एब्रोगेट द फंडामेंटल राइट ऑफ मेंबर ऑफ आर्म फोर्स, पैरामिलिट्री, इंटेलिजेंस एजेंसीज। अच्छा, क्यों रिस्ट्रिक्ट कर सकती है? क्योंकि पता है ना, पुलिस अगर अपने अधिकार मांगने लगी अगर कि भैया हमको भी दिवाली मनानी है, तब तो दिवाली बन चुकी बाकी लोगों की, हमको भी होली मनानी है, तो अब देखेंगे जो पुलिस वालों की होली होती है वो अगले दिन बनती है ना। जो बाउंड्री पे हमारे आर्मी के कुछ जवान जो हैं हमारे सारे, वो अलग अलग दिन करके अपना त्यौहार मना लेते हैं, है ना। एक साथ उनको सभी को छुट्टी नहीं मिल सकती दिवाली की, होली की, क्योंकि वो छुट्टी पे चले जाएंगे तो भारत के सभी नागरिकों की छुट्टी हो जाएगी, है ना। तो द पावर टू मेक अंडर लॉज, आर्टिकल 33 इज कॉन्फर्ड ओनली ऑन पार्लियामेंट एंड नॉट ऑन स्टेट लेजिस्लेचर्स। लॉ मेड बाय पार्लियामेंट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन एनी कोर्ट। ये जो 33 में जो भी लॉ बनाए जाएंगे वो सिर्फ पार्लियामेंट के द्वारा बनाए जाएंगे, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा। और ये जो नियम बनाए जाएंगे उनको कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। याद देखिए क्या कह रहा है, अकॉर्डिंगली द पार्लियामेंट हैज़ इनेक्टेड आर्मी एक्ट 1950, नेवी एक्ट, एयर फोर्स एक्ट, पुलिस फोर्सेस एक्ट एंड बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, है ना। इतने एक्ट वो करके ये नियम बनाई है। यहाँ देखिएगा, ये पार्लियामेंट की जगह वो आपको कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड ना यूज़ कर दें। यहाँ पे आप सचेत रहने की ज़रूरत है कि पार्लियामेंट की जगह वो कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड ना यूज़ कर दें। बाकी आप ये देख लें, है ना, ये आसान सी चीज़ें दी हुई हैं कि क्या दोनों में अंतर है मार्शल लॉ और नेशनल इमरजेंसीज़ में। आप हल्का सा देख लें, बहुत आसान सी भाषा में लिखा गया है, यहाँ पे ट्विस्ट करने जैसी कोई चीज़ है नहीं। चलिए यहाँ पे देखते हैं, द एक्सप्रेशन मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑल्सो कवर सच एम्प्लॉयज़ ऑफ आर्म्ड फोर्सेज एट बार्बर, कारपेंटर, मैकेनिक्स, कुक्स, चौकीदार्स, बूट मेकर, टेलर एंड नॉन कॉम्बेटेंट्स, यानी गैर युद्धक। यानी कि आर्म्ड फोर्स के मेंबर में नाई, धोबी, दर्जी, कारपेंटर, मैकेनिक, है ना, मोची, कुक, ये सभी लोग शामिल होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा।
यहाँ से यूपीएससी क्वेश्चन गलत करा सकती है आपसे। आपको लगेगा कि मोची दर्जी ये लोग कहाँ होंगे, लेकिन ये लोग भी होते हैं, है ना। Martial law and fundamental law. Article 34 provides the restriction on fundamental right, while martial law is in force in any area within the territory of India, है ना, कि जहाँ पे मार्शल लॉ होगा वहाँ पे फंडामेंटल राइट काम नहीं करेगा, वहाँ पे फंडामेंटल राइट नहीं काम करेगा। The expression martial law has not been defined anywhere in the constitution. आप ये ध्यान रखिएगा कि मार्शल लॉ जैसा कोई शब्द कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। मार्शल लॉ का क्या मतलब है? सीधा मिलिट्री रूल, है ना, सीधा मिलिट्री रूल। आर्टिकल 35 ये क्या कहता है? Power to make laws to give effect to certain fundamental right shall not vest in parliament and not shall vest only in parliament and not in state legislature। यानी उन राइट्स को, उन लॉज को बनाने की बात करता है जिनको अधिकार सिर्फ पार्लियामेंट को बनाने का है, ना कि स्टेट लेजिस्लेचर को। कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से कानून नियम है वो? प्रिस्क्राइबिंग रेजिडेंस एज अ कंडीशन फॉर सर्टेन एम्प्लॉयज़, है ना, जैसे किसी एम्प्लॉय को रेजिडेंस प्रोवाइड करना हो उस कंडीशन में, है ना, इन अपॉइंटमेंट ऑफ ए स्टेट और यूटी और लोकल अथॉरिटीज़। फिर एम्पावरिंग कोर्ट अदर देन सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू इशू डायरेक्शन ऑर्डर रिट ऑफ ऑल काइंड्स इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट, है ना, इस मामले में restriction or abrogating the application of fundamental rights। चौथा, indemnifying any government servant or any other person for act done during the operation of martial law in area, यानी उनकी पहचान करना, है ना। पार्लियामेंट शैल हैव एंड स्टेट लेजिस्लेचर, यानी ये सीधे सीधे कि किन किन केसेस में पार्लियामेंट को सिर्फ कानून बनाने का अधिकार है, लेजिस्लेचर को बनाने का अधिकार नहीं है। जैसे अनटचेबिलिटी हो गया, आर्टिकल 23 हो गया, है ना। एनी लॉ इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच रिस्पेक्ट टू एनी ऑफ द मैटर्स स्पेसिफाइड अबव द कंटिन्यू इन फोर्स अंटिल अल्टर्ड और रिपील्ड बाय द अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, है ना, लॉ इज़ इन फोर्स एट द कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी इस समय, यानी कि हमारे जब संविधान हमारा लागू हुआ था उस समय के लॉज पे, है ना, उनको अल्टर करना हो, उनको रिपील करना हो, उनको अमेंड कराना हो, उन चीज़ों को। आगे क्या कह रहा है यहाँ पे? राइट टू प्रॉपर्टी, ये एक टॉपिक है, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछता है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ चुका है कि अब ये क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट है, ना कि हमारा फंडामेंटल राइट है। यानी इसके लिए हम फंडामेंटल राइट के तहत रिट लेकर के कोर्ट नहीं जा सकते हैं। और ये कब हटाया गया फंडामेंटल राइट से? 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 में। और अब ये कौन सा राइट है, किस आर्टिकल में है? 300A में। किस तरह का राइट है, लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल? राइट आउटसाइड पार्ट 3, ये जो अधिकार आपको पार्ट 3 के अलावा भी मिले हुए हैं, कुछ उन अधिकारों की नो टैक्स शैल बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट अथॉरिटी ऑफ लॉ। ये किस में कहा गया? आर्टिकल 265 पार्ट 12 में। नो पर्सन शैल डिप्राइव्ड ऑफ हिज प्रॉपर्टी सेव्ड बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, यानी कानून के, यानी नियम के ऊपर जा कर के किसी व्यक्ति को उसके प्रॉपर्टी से बेदखल नहीं किया जा सकता है, यानी कानून के अंतर्गत रहते हुए ये सारे काम किए जा सकते हैं। ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री, जिसमें आर्टिकल 301 में कहा गया है। इवन दो अबव राइट्स आर ऑल्सो इक्वली जस्टिसेबल, they are different from fundamental right in case of violation of fundamental right. The aggrieved person can directly move to the Supreme Court for its enforcement under Article 32
which is in itself a fundamental right, but in case of violation of above right, the aggrieved person can avail the constitutional remedy. He can move to High Court by ordinary suits under Article 226. यानी कि वो आर्टिकल 32 का मतलब कि 32 और 226 के तहत वो सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकता है ना, और बाकी इन अधिकारों के खिलाफ उनके रास्ते अलग हैं, है ना। इनको ये लीगल राइट्स मिले हुए हैं, तो ये फंडामेंटल राइट की तरह से डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।